यस बेटा, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था सेल्फ इंडक्शन। अब देखो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, प्रैक्टिकली इसे समझाते हैं अपन। तो प्रैक्टिकली आपको इसे समझाने के लिए मैंने बेटा ये एक कॉइल ली हुई है, यहां मैंने बेटा एक बल्ब को कनेक्ट किया, सोर्स स्विच, ठीक है। बातों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मैंने स्विच प्रेस किया, तो जैसे ही हम स्विच प्रेस करेंगे, है ना, या ऐसे समझो, पहले स्विच ओपन है, ठीक है, स्विच ओपन है, सप्लाई नहीं आ रही है। स्टार्टिंग में इस कॉइल में बात करते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग में इसमें कोई करंट है नहीं है, तो बेटा जब यहाँ करंट नहीं है, आई का वैल्यू 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, 0। मैग्नेटिक फील्ड 0 तो फ्लक्स भी क्या है, 0। यानी कि इनिशियल कंडीशन में इस कॉइल का फ्लक्स क्या है, 0। अब मैंने स्विच प्रेस किया, सप्लाई ऑन की, मैंने स्विच प्रेस किया, प्रेस करते ही करंट यहां से भागना शुरू करेगी। अब बात ध्यान से सुनते जाना, यहां से करंट मूव करेगा, करंट जैसे ही मूव करेगा, ऊपर कंडक्टिंग वायर की कॉइल है, नीचे बल्ब है, मतलब रेजिस्टेंस है, तो इनिशियल में रेजिस्टेंस में नहीं, सारा करंट भागेगा कहां पर, कॉइल में। करंट आ गया कॉइल में सारा का सारा। अब देखो पहले यहां करंट नहीं तो फील्ड नहीं, फील्ड नहीं तो फ्लक्स नहीं, फिर बोल रहा हूं, करंट नहीं तो फील्ड नहीं, फील्ड नहीं तो फ्लक्स नहीं। अब कॉइल में करंट आया ना, करंट आया तो फील्ड आया, फील्ड आया तो फ्लक्स आया। पहले फ्लक्स नहीं था, अब फ्लक्स आया, पहले नहीं था अब आया। क्या हुआ, चेंज इन फ्लक्स। क्या हुआ, चेंज इन फ्लक्स। तो इस चेंज इन फ्लक्स से यहाँ क्या डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या डेवलप होगा, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट आपकी मेन करंट का क्या करेगी, अपोजिशन। लो ऊपर से आ गई इंड्यूस करंट, आपकी करंट को इसने क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियसली इसलिए क्यों, क्योंकि जब आप चेंज करते हैं तो चेंज तो सेकंड टू सेकंड होता है ना, इंस्टेंटेनियस होता है। तो आप जब इंस्टेंटेनियसली इसमें चेंज करते हैं तो ये सर्किट आपकी करंट को, या बोल दूं मैं, इंड्यूस करंट आपकी करंट को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। तो अब मेरे को बात करनी है कि इंड्यूस करंट डेवलप कैसे हुई, ठीक है। इस इंड्यूस करंट के डेवलप होने को ही कॉइल की क्या प्रॉपर्टी बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। कॉइल ने ये जो डेवलप की ना, इसकी प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये डेवलप हुई है, उसे बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन सुन लो मेरे से। इसके अकॉर्डिंग मैंने डेफिनेशन बनाई, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सिंगल कॉइल due to the change in current flowing through it is known as self induction, ठीक है। the production of induced current in a single coil due to the change in current flowing through it is known as self induction। कहने का मतलब है, अगर हम किसी भी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट में चेंज करते हैं तो उस चेंज की वजह से उसी कॉइल में जो इंड्यूस करंट डेवलप होती है, तो कॉइल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। क्लियर। अब आगे की बात करते हैं। रियल में सेल्फ इंडक्शन जो है वो एक कॉइल का डिफेक्ट है बेटा। इसकी वजह से सर्किट ऑन करते ही तुरंत करंट मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं पहुंचती। देखो आपने ऑन किया, ये आगे 0 कर रही है ना, तो हम लोग बोलते हैं इट इज ए डिफेक्ट ऑफ ए कॉइल ड्यू टू विच current does not becomes maximum on making the circuit and current does not becomes minimum on breaking the circuit। भाई जब आप सर्किट ऑन करते हैं तो ये फ्लो होने वाली करंट का अपोजिशन करती है और उसे 0 करती है, और जब आप करंट 0 करते हैं तो ये 0 का अपोजिशन करके उसी वैल्यू को फ्लो कराती है, ठीक है। तो इंड्यूस करंट जो डेवलप हुई वो अपोजिशन किया इंड्यूस करंट ने आपकी करंट का। तो आप सर्किट ऑन कर रहे थे तो ऑन होने का अपोजिशन किया, थोड़ा टाइम लगा आपको। जब आप चेंज बंद कर देते हैं तब सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी रिमूव हो जाती है और इंड्यूस करंट भी रिमूव हो जाती है।
तो जब आप सर्किट ऑन करेंगे तो ऑन होने का अपोजिशन होगा और जब ऑफ करेंगे तो ऑफ होने का अपोजिशन होगा। इसीलिए हर सर्किट ऑन होने में भी थोड़ा टाइम लेता है और ऑफ होने में भी थोड़ा टाइम लेता है। हमारा जो इलेक्ट्रिक फैन है जब हम स्विच ऑन करते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है फुल स्पीड तक आने में, जब मैं स्विच ऑफ करता हूं तो थोड़ा टाइम लेता है 0 स्पीड तक आने में। किसकी वजह से? सेल्फ इंडक्शन की वजह से। ठीक है, चलो अब प्रैक्टिकली सेल्फ इंडक्शन आप लोग समझ गए। अब मेरे को फॉर्मूले डेवलप करने हैं बेटा इसमें, तो फॉर्मूले में लेके आ रहा हूं। मैंने कहा कि आपने चेंज इन फ्लक्स किया था, उस चेंज इन फ्लक्स से क्या डेवलप हुआ? करंट डेवलप हुआ। तो मैंने लिया यहां पर रिलेशन 5 प्रोपोर्शनल आई। तो रिलेशन आ गया अपने पास 5 प्रोपोर्शनल आई। अब मैंने कहा अगर इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो क्या बनेगा? n phi इज इक्वल टू एल आई, n phi इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, अब n phi इज इक्वल टू एल आई, तो मैंने प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट आ गया। तो ये मेरा कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसका यूनिट हेनरी होता है बेटा। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन यूनिट होता है हेनरी। यही मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर मैं ऐसी कॉइल्स को कनेक्ट करूं तो या तो मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा, नहीं तो मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। तो जो रेजिस्टेंस में रिलेशन हुआ करते थे वही रिलेशन एल में होते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए 3 कॉइल ले ली है ना, 2 ले लेता हूं, 2 कॉइल ली मैंने और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो आर का वैल्यू क्या होता है? R1 प्लस R2। तो यहाँ एल का भी वैल्यू क्या होगा? L1 प्लस L2। अगर मैं 2 कॉइल को लेता और पैरेलल में कनेक्ट करता तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता? 1/R1 प्लस 1/R2। तो L का भी वैल्यू यहाँ क्या होगा? 1/L1 प्लस 1/L2। ठीक है, तो ये एज ए रेजिस्टेंस टाइप से ही हैं। कॉम्बिनेशन बनाते समय आप ध्यान रखना, जो कॉम्बिनेशन आर के लिए यूज किए हैं फॉर्मूले, वही कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले एल के लिए। अब हम लोग यहाँ आए, मैंने कहा मेरे को इसमें से इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, फिर इंड्यूस करंट निकालना है। तो मैंने क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड में। तो n d∅dt इज इक्वल टू एल, और यहां कौन बनेगा? di/dt लगा दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने अपनी तरफ से भाई दोनों साइड में नेगेटिव साइन दे दिए, दोनों साइड में नेगेटिव साइन लगा दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैंने d∅dt क्यों नहीं लिखा भाई? dt रह गया तो दे दो। अब देखो माइनस एन d∅dt, तो ये माइनस एन d∅dt मेरा कौन बना? E। तो E इज इक्वल टू कौन आ गया? माइनस एल di/dt। तो अब यहां डेवलप होने वाला मेरे पास क्या आ गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अगर मेरे को इंड्यूस करंट चाहिए तो I इज इक्वल टू क्या? E/R। ये मेरे पास कौन आ जाएगा? इंड्यूस करंट। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन समझ में आ गया। अगर हम किसी भी कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स में चेंज करें तो उस चेंज की वजह से अगर उसी कॉइल में इंड्यूस करंट डेवलप हो जाए तो कॉइल की इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। फॉर्मूले आपके पास है। ठीक है, अब थोड़ा सा मतलब ये फॉर्मूले मेरे पास E और I के आ गए। अब थोड़ा सा हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं। मेरे से बोला जाता है कि आप कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फाइंड कीजिए। तो चलिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आपको फाइंड करके बताते हैं। तो पहले मैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फाइंड कर रहा हूं बेटा कॉइल में। ठीक है, मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल का मेरे को फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल सा मेथड है। पहले रिलेशन पकड़ो, n phi इज इक्वल टू क्या है? Li। n ले लो, phi इज इक्वल टू v इंटू a इज इक्वल टू कौन? Li। ठीक है, अब देखो याद रखना, मैं जिस कॉइल को रखूंगा ना, कॉइल को, तो कॉइल जो होगी वो किसी दूसरे के फील्ड में रखी होगी। कॉइल जो है वो किसी दूसरे के फील्ड में रखी होगी, अपने फील्ड में थोड़ी ना रखी होगी। क्लियर ना? ठीक है, तो अब मैं वही टर्म थोड़ा सा यहां यूज करूंगा। ये आ गया n,
अच्छा चलो मैं सिंपल वे में ले आता हूं। फील्ड, कॉइल ने कितना फील्ड बनाया, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय कौन, ट्वाइस ऑफ आर। कॉइल का फॉर्मूला आ गया। एरिया, कॉइल मतलब सर्किल, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कौन, एल आई। कैंसिलेशन कर लेते हैं बेटा, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। आई से आई गया, चला गया भाई, एक आर उड़ रहा है, एक आर उड़ा दिया, रिमेनिंग पोर्शन रख दो, फॉर्मूला एल का बन गया। एल इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर इंटू आर बाई टू। ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला बेटा, किसका, कॉइल का। ठीक है, तो ऐसे करके कॉइल का निकाल दिया मैंने, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर इंटू आर बाई टू। अब सपोज मेरे से सोलेनॉइड का पूछा जा रहा है, कॉइल के बाद मैंने सेकंड नंबर लिया सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन चाहिए, सेम प्रोसेस पे आ जाओ। एन फाई इज इक्वल टू क्या, एल आई, फाई बराबर बी इंटू ए इज इक्वल टू क्या, एल आई। अब सोलेनॉइड का फॉर्मूला ले लो। बस याद रखना सोलेनॉइड में हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स थे वो रियल में थे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो फॉर्मूला होता था सोलेनॉइड में म्यू नॉट एन आई, जहां एन था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो मैंने ओपन करके रख दिया ये एल, और ये बना मेरे पास एल आई। अब मैं आई से आई उड़ा दूं तो एल इज इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। तो ऐसे बड़ा इजी है बेटा। ठीक है, तो हम लोगों से कभी कभी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पूछा जाता है, हम लोग बता सकते हैं। अब यहाँ एक अच्छी चीज है, इसमें भी आपने देखा तो एल प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर आया, और इसमें भी आपने देखा तो एल प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर आया। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन दोनों ही केस में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलो तो अब लगभग मेरी सारी चीजें पूरी हो गई बेटा, है ना। तो अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सेल्फ इंडक्शन जो है वो एक डिफेक्ट होता है, तो मैंने बोला था इट इज ए डिफेक्ट ऑफ ए कॉइल ड्यू टू विच current does not become maximum on making the circuit and current does not become minimum on breaking the circuit। अब इस डिफेक्ट को हम रिमूव कैसे करते हैं, इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए जो हमारे पास वायर है उन्हें स्ट्रेट ना रख के आपस में थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सपोज ये एक वायर है, ये दूसरा वायर है, अब मेरे को ज्वाइंट करना है इन वायर को, तो मैं ऐसे ज्वाइंट नहीं करता, मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैंने ऐसे ज्वाइंट करा दिया भाई ज्वाइंट हो गया, नहीं, है ना। क्योंकि ऐसा मैंने किया तो सेल्फ इंडक्शन से लगातार स्पार्किंग होगी, एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, और ये टूट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उन वायरों को ऐसे, है ना, तो ऐसे आपने देखा होगा ये दो वायर मैंने लिए, आप क्या करते हैं दो वायरों को ऐसे रखते हैं और ट्विस्ट करा देते हैं, ऐसे वायर रख के क्या कराते हैं, ट्विस्ट कराते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से ये जो सेल्फ इंडक्शन का जो डिफेक्ट है वो रिमूव हो जाता है। कैसे रिमूव होता है, देखो ये जो स्ट्रेट वायर था वो मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ट्विस्ट करा दिया बेटा। अब ट्विस्ट कराने से क्या होगा, देखो ये करंट इसमें ऐसे जा रही है, इसमें जा रही है तो इसमें आ रही है। ठीक है, अब होगा क्या, सेम मैग्नीट्यूड की करंट मैं इस पोर्शन पे देखूं तो दोनों अपना अलग अलग फील्ड बनाएंगे और वो अपोजिट में। देखिए इसका फील्ड अगर बनता है बाहर तो इसका कहां बनेगा, अंदर, तो ये दोनों एक दूसरे के फील्ड को क्या करेंगे, कैंसिल। तो जब फील्ड ही नहीं बनेगा तो फ्लक्स ही नहीं आएगा, जब फ्लक्स ही नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ वगैरह कुछ नहीं आने वाला, है ना। तो इसलिए हम लोग वायर को आपस में ऐसे ट्विस्ट करा देते हैं, ऐसा करने से ये डिफेक्ट रिमूव हो जाता है। चलिए सेल्फ इंडक्शन कंप्लीट हुआ। अब सेल्फ इंडक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे बेटा म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ में सिंगल कॉइल थी, म्यूचुअल में क्या होगा, आप चेंज, उसमें क्या था ना, जिसमें चेंज कर रहे थे उसी में इंड्यूस करंट आ रही थी। म्यूचुअल में ऐसा नहीं होगा, आप जिसमें चेंज करेंगे दूसरे में आपको करंट मिलने वाली है।
आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया भाई। जैसे ट्रांसफार्मर में कॉइल रहती है उस टाइप से मैंने लिया। म्यूचुअल इंडक्शन समझाना है। ये मेरा इनपुट सर्किट है तो मैं इसको बोलूंगा बेटा प्राइमरी कॉइल। ये मेरा आउटपुट सर्किट है तो इसको मैं बोलूंगा सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी, मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। मैंने प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट में चेंज किया। करंट में चेंज करेंगे तो फील्ड में चेंज आएगा, फील्ड में चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा। तो प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट में मैंने चेंज किया। ठीक है, कॉइल में करंट में चेंज, करंट चेंज तो फील्ड चेंज, फील्ड चेंज तो फ्लक्स चेंज। वही चेंज इन फ्लक्स सामने वाली कॉइल को मिल गया। अब यहां क्या हुआ, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स से क्या डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और कौन आएगा, इंड्यूस करंट। तो आपने चेंज इन करंट कहां किया, प्राइमरी में। आपको इंड्यूस करंट कहां मिली, सेकेंडरी में। दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। आप ऐसे समझ सकते हैं, डेफिनेशन में दे रहा हूं इसके अकॉर्डिंग। द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल due to the change in current flowing through the primary coil is known as mutual induction। तो कहने का मतलब है, अगर मैं प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट में चेंज करूं और उस चेंज की वजह से सेकेंडरी में मेरे को क्या मिले, इंड्यूस करंट, तो इसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले डेवलप कराते हैं। पहले की तरह ले लेंगे बेटा एकदम। पहले आपने कैसे लिया हुआ था, 5 प्रोपोर्शनल आई, 5 प्रोपोर्शनल आई। आपने चेंज इन करंट कहां किया, प्राइमरी में, तो मैंने सफिक्स में पी लगा दिया। आपको चेंज इन फ्लक्स कहां मिला, सेकेंडरी पे, तो मैंने एस लगा दिया। तो अपने पास आया 5s प्रोपोर्शनल आई पी। और अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है सेकेंडरी में, तो हम लोग बोलेंगे ns 5s इज इक्वल टू एम आई पी। ये मेरे पास बेटा फॉर्मूला बन गया, ns 5s इज इक्वल टू कौन, एम आई पी। ठीक है, अब याद रखना m क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी भी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। तो m इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और यूनिट कौन आ गया, हेनरी। खैर, अब इसके बाद मेरे को बनाना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलो डिफरेंशिएशन शुरू करो। ns d phi s by dt is equal to m dip by dt। अपनी तरफ से नेगेटिव साइन देने वाला हूं मैं, दोनों तरफ दे दिए मैंने। आपको लग रहा है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, तो ई एस इज इक्वल टू माइनस एम डी आई पी बाय डी टी। मेरे पास बेटा फॉर्मूला आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का। अगर मेरे को इंड्यूस करंट चाहिए तो आई एस इज इक्वल टू कौन, ई एस बाय आर। नो डाउट मेरे पास इंड्यूस करंट भी आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम म्यूचुअल इंडक्शन पे आ गए। अब जैसे मैंने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालना सिखाया था, वैसे ही मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी निकालना सिखा देता हूं। यहाँ न्यूमेरिकल कोई टिपिकल नहीं होता, इजी न्यूमेरिकल होते हैं बेटा, है ना। चलो, लिया मैंने आपके लिए, मैंने लिया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के लिए आपको समझाने के लिए मैंने बेटा ये कॉइल ले लिए। ठीक है, ये कॉइल है, करंट इसमें I1 फ्लो कर रहा है और मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो N1 है। प्राइमरी को एक कॉइल ली, अब मैंने इसके ऊपर बेटा दूसरी कॉइल को वाइंडिंग कंडीशन में डाल दिया। अब दूसरी कॉइल में मैंने करंट ले लिया कितना, I2। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2। दो कॉइल लेनी पड़ेंगी ना मेरे को, आपको म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन समझाने के लिए। फॉर्मूला उठा लो अपना,
N2 phi2 इज इक्वल टू Mi1 हो गया, NS phi s इज इक्वल टू MIP। ठीक है, अब देखो, अब याद रखना फर्स्ट कॉइल के फील्ड में सेकंड रखी है या फिर सेकंड के फील्ड में फर्स्ट रखी हुई है, दोनों एक दूसरे के फील्ड में रखे हैं। तो मैंने N2 लिया, फाई बराबर V इंटू ए इज इक्वल टू Mi1। अब यहां समझेंगे, सपोज मैं सेकंड पे बात कर रहा हूं तो सेकंड फर्स्ट के फील्ड में रखी है तो V1 पुट करना पड़ेगा मेरे को, रख दिया मैंने। अब मैं बड़े आराम से वैल्यू पुट करूंगा N2। ठीक है, सोलेनॉइड दिख रही है मेरे को, सोलेनॉइड, तो V इज इक्वल टू कौन, म्यू नॉट एन आई बाय एल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता था ना सोलेनॉइड में। ये कौन आ गया, A2 इज इक्वल टू कौन, Mi1। ठीक है, एक ही टेंशन मत लेना क्योंकि आप कॉमन एरिया यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाद में ए भी लिख सकते हैं। अब आपने I1 से I1 उड़ा दिया, अब आपको फाइनली M बराबर मिलता क्या है, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2, है ना, कॉमन एरिया मैं ये लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय L। लो बेटा, आप निकालना सीख गए क्या, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। फॉर्मूला मेरे पास है, अब हम वैल्यू पुट करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली मेरे को आंसर मिलते रहेंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चल, तो आप म्यूचुअल इंडक्शन भी निकालना सीख गए। अब इसके बाद बेटा, अब हमें थोड़ी थोड़ी, मतलब लगभग मेरी सारी अच्छी अच्छी चीजें कंप्लीट हो गई। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा इसके अंदर जो और चीजें आई हैं चैप्टर में उन पे बात करनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में जो है एप्लीकेशन पार्ट है उसमें हम आते हैं। इसमें ना एक आपको मिलने वाला है बेटा एडी करेंट्स। ठीक है, ये 12th क्लास में बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव में इसका ज्यादा पार्ट प्ले नहीं है, तो थोड़ा सा आप एडी करंट समझ लीजिए, फिर एडी करंट को हम लोग एक अच्छा सा एनसीईआरटी से नोट्स बना लेंगे। एडी करंट्स क्या होती हैं ये मैं आपको बताता हूं। एडी करंट्स, देखो हुआ क्या, आपने एक सॉलिड मेटल पीस ले लिया बेटा, है ना, आपने क्या किया, एक सॉलिड मेटल पीस ले लिया। बात ध्यान से समझते जाना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड चीज नहीं होती है। मैंने इस सॉलिड मेटल पीस को एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जो कि कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, जो कि कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, जब तक ये सॉलिड नहीं है तो ये एज ए कॉइल बिहेव करेगा, जब तक ये सॉलिड नहीं है ये एज ए कॉइल बिहेव करेगा। अब आपने क्या किया, आप लेके गए बेटा इसके पास मैग्नेट, आप लेके गए इसके पास मैग्नेट, तो इस कॉइल के अंदर ये मैग्नेट है ना, तो आपने देखा था कि इसमें इंड्यूस करंट इसका क्या करती है, अपोजिशन, तो करंट अपोजिशन करती है, मतलब इसके अंदर प्रेजेंट सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हैं कि इसका क्या करने लगते हैं, अपोजिशन करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, अपोजिशन। अब आप इसको सॉलिड कर लीजिए, सॉलिड का मतलब है अब इसके अंदर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड तो है, सॉलिड पीस ले लिया मैंने, अब मैं इससे मैग्नेट को लेके जाऊं, लाना ले जाना कर रहे हैं, तो मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अब जब हम कंटिन्यूअसली लाना ले जाना करते हैं तो इस सॉलिड पीस के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन कभी कैसे घूमेंगे, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूमना शुरू करते हैं और घूम के एक कॉइल के फॉर्म में, पहले सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में आके एक कॉइल बना रहे थे, लेकिन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, किस पे अप्लाई हो रहा है, एक सॉलिड पीस पे, तो सॉलिड पीस की वजह से उसके अंदर फिर एक कंप्लीट कॉइल ना बन के छोटी 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 लूप बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक छोटे छोटे कॉइल के फॉर्म में मूव करने लगते हैं और उस समय एक पर्टिकुलर मैग्नेट ना बन के ये सारे के सारे जो हैं एनर्जी लॉस की कंडीशन में आके बनना लेते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज को। मैंने सॉलिड मेटल पीस लिया, सॉलिड मेटल पीस पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, अब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो बेचारे
वो बेचारे, ठीक है, अब आप वेरिएबल लगा रहे हो, वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं इधर अपोजिशन करूं या इधर अपोजिशन करूं, तो इधर 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 बेचारे डिस्टर्ब हो गए। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आते तो फील्ड बनाते, लेकिन पर्टिकुलर में नहीं आ पा रहे हैं कि भाई घूम घूम के अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखना है कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने किसी सॉलिड मेटल पीस पे अप्लाई कर दिया तो ये सॉलिड मेटल पीस के अंदर छोटे छोटे करंट लूप बनेंगे, उनको हम एडी करंट्स बोलते हैं, ये एनर्जी लॉस करते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये ज्यादातर एनर्जी लॉस ही करते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहां ये हमारी हेल्प भी करते हैं। हम लोगों ने इन पर बेस्ड इंडक्शन फर्नेस बनाई हुई हैं, डैम्पिंग गैल्वेनोमीटर बनाए हुए हैं, इंडक्शन ब्रेक्स बनाए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से हम लोग 12th वाले स्टूडेंट कर लेंगे, कॉम्पिटिटिव वालों को कोई टेंशन नहीं। आपको मैंने बता दिया सॉलिड मेटल पीस पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, एनर्जी लॉस किसकी वजह से, एडी करंट्स की वजह से। ठीक है,